हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना। अभिक्रिया की कोटि को कैसे निर्धारित किया जाता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। बच्चों, अभिक्रिया अलग अलग कोटि की होती हैं, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था, जिसमें हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण ज्ञात किए थे। उसी प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी हमने अवकलित और समाकलित समीकरण निकाले। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम किसी अभिक्रिया को देख के या उसका अध्ययन करके उसकी कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि निर्धारण में जो पहली विधि हमारे पास है वो होती है आलेखी विधि, यानी ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बनाकर इस विधि के द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि का पता लगाते हैं। इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए, इस विधि में हम एक क्रियाकारक वाली रिएक्शन के लिए काम में इसको लेते हैं, यानी आलेखी विधि के द्वारा हम एक क्रियाकारक वाली रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कुछ इस प्रकार होता है। dx बटा dx भाग dt बराबर k गुणा a माइनस एक्स। इसे हम समीकरण संख्या 1 दे देते हैं। इसी प्रकार सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो अवकलित वेग समीकरण होता है, सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण हमारे पास होता है dx भाग dt बराबर k गुणा a माइनस एक्स की पावर 2। इसे हम समीकरण संख्या 2 दे देते हैं। यहाँ हमने इन दोनों कोटि अभिक्रियाओं से ये देखा कि अवकलित वेग समीकरण में dx बटा dt बराबर k गुणा a माइनस एक्स और द्वितीय कोटि के समीकरण dx बटा dt बराबर k गुणा a माइनस एक्स की पावर 2। इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि समीकरण में a की घात a माइनस एक्स की घात जो है प्रथम कोटि के लिए 1 है। प्रथम कोटि के लिए इसका मान, इस घात का मान कितना है, 1, जबकि द्वितीय कोटि के लिए ये मान 2 है। तो इसी तरह अगर हम किसी nv कोटि की बात करें, nv कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण जो है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, dx भाग dt बराबर k गुणा a माइनस एक्स की घात n। इसे हम समीकरण संख्या 3 दे देते हैं। तो इस प्रकार nv कोटि के लिए हम यहाँ पर इस समीकरण में a माइनस एक्स की घात कितने लिख देंगे, n।
अब यदि ये प्रथम कोटि होगी तो n का मान 1 हो जाएगा, द्वितीय कोटि होगी तो n का मान 2 हो जाएगा, और तृतीय कोटि होगी तो n का मान 3 हो जाएगा। तो n के मान 1, 2, 3 इस प्रकार से हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो समीकरण संख्या 3 है, इसका समीकरण 3 के दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ इसके लॉग लेने पर हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार आ जाएगी। log 10 dx भाग dt बराबर log 10k प्लस n log। देखिए यहाँ पर जो a माइनस एक्स का जब हम log लेंगे, k गुणा a माइनस एक्स है, तो log m गुणा n के फॉर्मूले से log m गुणा n का फॉर्मूला हमारे पास होता है log m प्लस log n। तो वहां से हम इस समीकरण को क्या करेंगे, log k प्लस log a माइनस एक्स लिखेंगे। साथ ही जो a माइनस एक्स की घात है n, वो log से आगे यहां पर गुणा हो जाएगी। तो इस तरह से लिखने के बाद हमारे पास समीकरण आ जाएगा n log a माइनस एक्स। इसे हम समीकरण संख्या 4 दे देते हैं। ये जो हमारे पास समीकरण आया, ये जो हमारे पास log लेने पर समीकरण आया, log 10 dx बटा dt बराबर log k प्लस n log a माइनस एक्स। ये एक सरल रेखा का समीकरण है। यह एक सरल रेखा समीकरण है, इसलिए इससे प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होगा। यह एक सरल रेखा समीकरण है। तो आगे हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे जो होगा किस किस के मध्य। यहाँ से हम ले लेंगे log dx बटा dt को, और यहाँ हम ले लेंगे इस तरफ से log a माइनस एक्स को। तो देखिए इनमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा हमें। log dx बटा dt व log a माइनस एक्स में ग्राफ खींचने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। हमने यहाँ पर दो अक्ष ली हैं। एक अक्ष पे हमने log a माइनस एक्स को लिया है, और एक अक्ष पे हमने log dx बटा dt को लिया है। ये जो ग्राफ है, हमें एक सरल रेखा हमें मिलता है, जिसे हम इस प्रकार बना सकते हैं। इस प्रकार सरल रेखा ग्राफ हमें मिलेगा। इसका मान जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इसको
बिल्कुल मूल बिंदु 0 से स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा ऊपर इसका मान स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण है, समीकरण हमारे पास है log हमारे पास समीकरण है log dx बटा dt बराबर log k प्लस log n log a माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए, यदि हम इसका मान जो है शून्य भी कर दें, अगर हम इस पद का मान यहाँ पर क्या कर दें, शून्य कर दें, तो भी dx बटा dt जो है उसका मान log k के बराबर तो कम से कम होगा, यानी कि log k का मान यहाँ पर हमेशा शेष रहेगा। इसलिए इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर हमें प्रारंभ में ये इंटरसेप्ट या अंतःखंड देखने को मिलेगा, जिसका मान होगा log k के बराबर। साथ ही हम ये जो सरल रेखा हमें प्राप्त हुई, इसका ढाल हम ज्ञात करेंगे। ढाल के मान से हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताएगा। देखिए, ये जो सरल रेखा है, इसका ढाल हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। हम यहाँ पे दो अक्ष, एक अक्ष पर सीधी रेखा लेकर x अक्ष पे, और इसी प्रकार y अक्ष पर सीधी रेखा लेकर के एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें एक त्रिभुज मिला। इस त्रिभुज में ये जो कोण है, ये थीटा है मान लीजिए। तो इस कोण के थीटा हो जाने से हम इस त्रिभुज के लिए tan थीटा ज्ञात करेंगे। tan थीटा बराबर होता है ढाल के, और यहाँ पर जो ढाल है वो बराबर है किसके, n के। तो n बराबर है ढाल के या tan थीटा के। tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो हम ले लेते हैं, आधार की लंबाई a और लंब की लंबाई b। आपको मालूम है tan थीटा जो है वो लंब बटा आधार होता है, तो ये जो मान हमारे पास आ जाएगा b बटा a आ जाएगा। tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, b बटा a। b बटा a ज्ञात करके आप ढाल या n का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा हमें n जो है मिल जाएगा, जो क्या है हमारी अभिक्रिया की कोटि। तो इस विधि के द्वारा बहुत आसानी से हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें एक ही क्रियाकारक दिया गया हो, तो एक से अधिक क्रियाकारकों के लिए यह विधि उपयोग में नहीं आती है। आगे हम देखेंगे दूसरी विधि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड विलगित विधि। अगली हमारे पास जो विधि है वह है ओस्टवाल्ड विलगित विधि। इस विधि में हम एक से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक वाली अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष एक एक करके कोटि ज्ञात की जाती है या ज्ञात करते हैं। इसमें हम एक रिएक्टेंट यानी एक क्रियाकारक को छोड़कर बाकी सभी की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता को नियत रखते हैं। यहाँ हम एक बार इसको वापस से देखते हैं। क्या देखिए बच्चों, यहाँ हम एक क्रियाकारक, कोई भी एक क्रियाकारक, सभी क्रियाकारकों में से
उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, नियत रखते हैं, और उसको छोड़कर बाकी सभी की जो सांद्रता है उसको हम नियत रखेंगे। अर्थात हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर 3 क्रियाकारक हैं, ए, बी और सी। इन 3 क्रियाकारकों में से हम किसी एक की सांद्रता को नियत नहीं रखेंगे और बाकी शेष जितने भी रहेंगे उन सभी की सांद्रता को हम नियत रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण है जिसके अंदर हमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। देखिए हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास 3 क्रियाकारक ए, बी और सी हैं जो मिलके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बार हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया ए प्लस बी प्लस सी में ए का जो मान है वो हम प्रयोगात्मक ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि इसको हम नियत नहीं रखते। बाकी शेष 2 जो क्रियाकारक है बी और सी, उन्हें हम नियत लेते हैं। नियत लेने का मतलब होता है यहाँ पर आधिक्य में लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की मात्रा को बहुत आधिक्य में ले लें तो उस अभिक्रिया में उसकी सांद्रता नियत रहती है, क्योंकि मात्रा अधिक होने से वह समाप्त नहीं होता है, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रयोग में जब हमने ए को प्रयोगात्मक लिया है और बी और सी को नियत लिया है, इसमें हमें जो कोटि का मान मिलता है मान लीजिए वो है L। इसी प्रकार हम दोबारा जब प्रयोग करते हैं तो ए, बी और सी 3 क्रियाकारकों में से बी और सी क्रियाकारक को हम ले लेते हैं आधिक्य में। आधिक्य का यहाँ मतलब होगा कि इसे हम क्या लेंगे, नियत। आधिक्य में लेने पर इसका मान हो जाएगा नियत। और जो सी है तीसरा क्रियाकारक, इसे हम यहाँ पर प्रयोगात्मक लेंगे। सी को प्रयोगात्मक लेने पर मान लीजिए हमें अभिक्रिया की कोटि मिलती है M। या आसान भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जब हमने ए को क्रियाकारक ए को प्रयोगात्मक लिया तो हमें पता लग गया कि L का मान हमें मिला, जो हमें बताएगा कि अभिक्रिया की कोटि ए पर निर्भर करती है कि नहीं करती, अभिक्रिया ए पर निर्भर करती है कि नहीं करती है, और करती है तो कितना करती है, वो मान हमें L मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से हमें C का मान प्रयोगात्मक लेने पर यह मालूम पड़ जाएगा कि अभिक्रिया की निर्भरता C पर कितनी है। यहाँ पर हमारे पास 3 क्रियाकारक हैं, अतः हम तीसरी बार क्या करेंगे कि अभिक्रिया A प्लस बी प्लस सी में B को हम लेंगे प्रयोगात्मक और A और C को लेंगे हम यहाँ पर आधिक्य में यानी नियत। ऐसा करने से मान लीजिए कि हमें O मिलता है। O क्या है, ये बताता है कि B पर अभिक्रिया कितना निर्भर करती है। तो हमें यहाँ पे 3 मान प्राप्त हुए, L, M और O। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो होगी इन तीनों के योग के बराबर। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा एक प्रकार से, अभिक्रिया की कोटि N बराबर L प्लस M प्लस O।
इनका योग करने से हमें अभिक्रिया की कोटि मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस प्रकार अलग अलग विधियों का प्रयोग करके अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।